8वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस फर्स्ट के अंदर। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो से पहले आप 8 पार्ट कंप्लीट रूप से पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को पहले देखें, क्योंकि पहले हम फर्स्ट स्टेप उठाते हैं, उसके बाद सेकंड थर्ड ऐसे करके, यानी कि सबसे पहले आपको वो यूनिट देखने पड़ेंगे, उसके बाद आप इस चैप्टर के अंदर आ जाइए और उसको भी देख लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास के अंदर जो बेल आइकन की घंटी रहती है उसे ज़रूर दबा दीजिए, ताकि यहाँ से जो भी वीडियो डाला जाएगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में आपके पास पहुँच जाएगी। विद्यार्थियों, आज जो हम नया चैप्टर लेने वाले हैं ये हमारा 9वां अध्याय है। इससे पहले हम 8 अध्याय पढ़ चुके हैं। हमारा जो स्वास्थ्य है और हमारे शरीर के अंदर जो बीमारियां होती हैं, और जब बीमारियां होती है तो उनसे किस प्रकार से बचा जाए, ये वाली जितनी भी गतिविधियां हैं वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। देखिएगा बच्चों, हमारे शरीर में 2 प्रकार के रोग होते हैं। सबसे पहला जो रोग होता है वो होता है संक्रामक रोग, संक्रामक रोग। और बच्चों जो दूसरा रोग हमको हो जाता है वो होता है असंक्रामक रोग। ये 2 जो हैं बच्चों, ये रोग के प्रकार हैं। अगर आपको एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि रोग कितने प्रकार के होते हैं, तो आप आंसर दोगे कि रोग जो है वो 2 टाइप के होते हैं, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। अब आपको इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है कि संक्रामक रोग क्या होता है और असंक्रामक रोग क्या होता है। बिल्कुल आसान परिभाषा से आप इसको लिख सकते हैं कि जो संक्रामक रोग है, संक्रामक रोग का मतलब है ऐसे रोग जो संपर्क से फैल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर कोई व्यक्ति है, यहां पर एक व्यक्ति है और ये किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आ गया। माना कि इसको कोई रोग था, इसको कोई रोग था, ये जो ही इसके संपर्क में जाएगा तो इसको भी क्या हो जाएगा बच्चों, रोग हो जाएगा। यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से फैल सकता है। दूसरी चीज, यहां पर मैंने ले लिया बच्चों ये पानी। इस पानी के अंदर बच्चों कुछ क्या थे, कुछ जीवाणु थे, कुछ वायरस थे, और जो भी ये पिएगा, जो भी व्यक्ति ये पानी बच्चों पिएगा, वो व्यक्ति भी क्या हो जाएगा, रोगग्रस्त हो जाएगा। जो पानी अशुद्ध था, जिसके अंदर वायरस और जीवाणु थे, वो पीने से वो व्यक्ति क्या हो गया बच्चों, रोगग्रस्त हो गया। अगर मैं यूं कहूं कि कोई वायु है और ये वायु बच्चों इम्प्योर है, शुद्ध नहीं है, अशुद्ध वायु है, और इस अशुद्ध वायु के संपर्क में जो ही कोई व्यक्ति आएगा तो इसके संपर्क में आने से भी बच्चों वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, रोगग्रस्त हो जाएगा। तो पहली चीज आपने क्या याद रख ली, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से रोग हो सकता है, अशुद्ध पानी पीने से स्वस्थ व्यक्ति को रोग हो सकता है, और अशुद्ध वायु के संपर्क में आने से भी व्यक्ति को जो है वो रोग हो सकता है। इसके अतिरिक्त बच्चों कुछ कीटाणु होते हैं, कुछ कीट होते हैं, और इन कीटों के संपर्क में, इस कीट के संपर्क में अगर कोई व्यक्ति आ जाता है बच्चों, तो वह व्यक्ति भी किसका शिकार हो जाता है, रोग का शिकार हो जाता है, वो व्यक्ति भी रोगग्रस्त हो जाता है। तो यहां पर मैं बता रहा हूं आपको संक्रामक रोग की डेफिनेशन, उसका आप कॉन्सेप्ट समझिए बच्चों। सबसे पहले, एक व्यक्ति के संपर्क में अगर दूसरा कोई व्यक्ति आ जाता है और वो व्यक्ति पहले से रोगी है, तो दूसरा व्यक्ति भी क्या हो जाएगा बच्चों, रोगी हो जाएगा। ये मैंने फर्स्ट केस आपको समझा दिया। सेकंड केस, कोई अशुद्ध पानी है बच्चों, और इस अशुद्ध पानी को पीने से, ये दूसरा केस है, अशुद्ध पानी को पीने से स्वस्थ व्यक्ति भी रोगग्रस्त हो जाएगा। थर्ड केस बच्चों ध्यान दें, अगर वायु इम्प्योर है, अशुद्ध वायु है, और उस वायु के अंदर क्या है बच्चों, वायरस हैं, जीवाणु हैं, और इन वायरस और जीवाणु के संपर्क में जो ही कोई स्वस्थ व्यक्ति आएगा वो भी बच्चों रोगग्रस्त हो जाएगा। फोर्थ केस जो है वो कीटों के संपर्क में आने से व्यक्ति जो है वो रोगग्रस्त हो सकता है। बिल्कुल आसान तरीके से आप इसको समझने का प्रयत्न करें। अगर एक स्वस्थ व्यक्ति अस्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उसको रोग हो जाएगा, अशुद्ध पानी पीने से उसको रोग हो जाएगा, अशुद्ध वायु के संपर्क में आने से जिसके अंदर वायरस जीवाणु है तो उसको रोग हो जाएगा, कीटों के संक्रमण से भी रोग बच्चों हो सकता है। तो 4 टाइप रहते हैं जिसके कारण संक्रामक रोग हो जाते हैं। अब मैं यहां पर इसको मिटा रहा हूं बच्चों। अब ध्यान से देखिए, अब मैं यहां पे संक्रामक रोग की डेफिनेशन लिख रहा हूं।
संक्रामक रोग वे रोग जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैल जाते हैं। संपर्क में आने से फैल जाते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। मैंने क्या कहा था, ये संक्रामक रोग किस किस माध्यम से फैलते हैं? तो फैलने का जो माध्यम है यहां पर आप बच्चों लिख देना, एग्जाम के अंदर अगर ऐसा प्रश्न आता है तो फैलने का जो माध्यम है बच्चों वो यहां पर अस्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आने से यहां पर बच्चों अस्वस्थ व्यक्ति का मतलब है रोगी व्यक्ति। 2 नंबर पे बच्चों, अगर अशुद्ध पानी के सेवन से, अशुद्ध पानी का मतलब है उसके अंदर या तो वायरस होगा या उसके अंदर जीवाणु होगा। तो अशुद्ध पानी पीने से, उसका सेवन करने से भी रोग हो सकता है। अशुद्ध वायु के संपर्क में यानी कि उसमें भी वायरस और जीवाणु होंगे को ग्रहण करने से। और नेक्स्ट बात करता हूं मैं 4 नंबर पे कीटों के संक्रमण से। तो जब कभी भी आपको संक्रामक रोग की डेफिनेशन पूछी जाती है तो उस डेफिनेशन के अंदर आप ये पॉइंट अच्छे से लिख दोगे, डिस्क्राइब कर दोगे। सेकंड बच्चों, जो रोग का टाइप रहता है वो रहता है असंक्रामक रोग। अब आपको एग्जाम के अंदर ये पूछा जा सकता है कि असंक्रामक रोग क्या होता है, क्या ये संक्रामक रोग के उल्टा है या संक्रामक रोग से कुछ संबंध रखता है? तो आप ये कहोगे कि ये संक्रामक रोग के जस्ट ऑपोजिट होता है। ये जहां एक से दूसरे व्यक्ति या एक से दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है, वहीं असंक्रामक रोग जो हैं वो संपर्क से नहीं फैलते। ऐसे रोग जो एक दूसरे व्यक्ति के संपर्क से नहीं फैलते, उन रोगों को हम कहते हैं असंक्रामक रोग। अब बच्चों आपको एग्जाम के अंदर संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग के एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं कि संक्रामक रोग कौन कौन से हैं, असंक्रामक रोग कौन कौन से हैं। तो संक्रामक रोग के अंदर आप 2 या 3 नाम याद रख सकते हो, इससे अधिक भी रख सकते हो, वो आपकी दिमाग की कैपेसिटी है कि आप कितना याद रख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, सबसे पहले सबसे आसान, सर्दी जुकाम एक संक्रामक रोग है, टीबी एक संक्रामक रोग है, हैजा एक संक्रामक रोग है, एड्स भी एक संक्रामक रोग है। हालांकि एक वायरस जनित रोग है, फिर भी हम इसको संक्रामक रोग कह सकते हैं क्योंकि ये भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से फैल जाता है। हालांकि इसको संक्रामक में कम ही पढ़ते हैं, वायरस जनित पे पढ़ते हैं, लेकिन संक्रामक में लिखोगे तो गलत नहीं है। इसके अलावा बच्चों आप याद रख सकते हो रेबीज। ये बच्चों जो रोग हैं ये संक्रामक रोग हैं जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं, या एक जानवर से दूसरे व्यक्ति के संपर्क से, एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के संपर्क से, वायु, जल या कीट का एक व्यक्ति के संपर्क से जो है वो ये रोग हो जाते हैं। उसी प्रकार से असंक्रामक रोग की बात करते हैं तो आपने सुना होगा बच्चों कैंसर। कैंसर कभी भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। कैंसर क्यों फैलता है? क्योंकि एक व्यक्ति के अंदर कोशिका का विभाजन अनियमित हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा हाथ है, इस हाथ के अंदर सेल का डिवीजन पहले नियमित हो रहा था, अब क्या होगा कि सेल का डिवीजन ज्यादा हो जाएगा, अनियमित हो जाएगा, जिसके कारण यहां पर एक गांठ सी बन जाएगी और धीरे धीरे वो गांठ बड़ी होगी और कैंसर का रूप ले लेगी, जिसके अंत में जो है वो व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो जाती है। तो यहां पे मैं क्या कहूंगा कि एक कैंसर रोग जो है वो कैसा रोग है? असंक्रामक रोग है। कभी कभी बच्चों आपके जोड़ों में दर्द हो जाता है, जोड़ों में दर्द, जैसे कि मेरी यहां पे कलाई का जोड़ यहां पे हो गया, ये यहां पे कोर संधि हो गया,
कोहनी की संधि हो गई, या फिर यहाँ पे कंधे की संधि हो गई, या फिर या घुटने की संधि हो गई, जितनी भी बच्चों संधियां हैं, अगर हम कोई हार्डवर्क करते हैं या फिर हार्डवर्क करने के बाद दूसरे दिन कोई हार्डवर्क नहीं करते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा शरीर बहुत ज़्यादा दर्द करने लगता है, उसे हम कहते हैं बच्चों जोड़ों का दर्द। तो नॉर्मली जोड़ों का दर्द जो है वो भी एक प्रकार का असंक्रामक रोग है। आपको जोड़ों का दर्द हो रहा है, आपके पास आपका भाई आ गया, तो आपके भाई को जोड़ों का दर्द नहीं होगा, वो जोड़ों का दर्द तो आपको है, आप उसके संपर्क में आए फिर भी उनको वो जोड़ों का दर्द नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, ये संपर्क से नहीं फैलते हैं, और जो भी संपर्क से नहीं फैलते हैं मतलब क्या हुआ, वे असंक्रामक रोग हैं। तो कैंसर भी एक असंक्रामक रोग है, और उसी प्रकार से यहां पर जोड़ों में दर्द भी एक प्रकार का असंक्रामक रोग है। एक बच्चों और एक रोग होता है एनीमिया रोग। एनीमिया का मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर रक्त की कमी होना। अगर हमारे शरीर के अंदर ब्लड की कमी है, रक्त की कमी है, देन हम कहेंगे कि इसको एनीमिया रोग हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति एनीमिया से ग्रसित है तो दूसरे व्यक्ति पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि एनीमिया रोगी के संपर्क में आने से जो स्वस्थ व्यक्ति है वो संक्रमित नहीं होगा, मीन्स ये भी एक प्रकार का असंक्रामक रोग है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट संक्रामक रोग का और असंक्रामक रोग का अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसके बाद हम थोड़ा सा बच्चों संक्रामक रोग को हाईलाइट करके पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। तो यहां पर मैं संक्रामक रोग को इस मेथड से, इस तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा कि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा संक्रामक रोग से रिलेटेड तो वह आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। बात करें हम नॉर्मली बच्चों संक्रामक रोग की, तो संक्रामक रोग को भी हम अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइडेड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जीवाणु जनित, वायरस जनित, कृमि जनित, ऐसे मतलब बच्चों कुछ रोग होते हैं जो संक्रामक रोग की श्रेणी के अंदर आते हैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं संक्रामक रोग की श्रेणी के अंदर कौन कौन से रोग आते हैं। तो पहला बच्चों आ जाता है जीवाणु जनित। कुछ जीवाणु जनित रोग होते हैं जो कि संक्रामक रोग की श्रेणी के अंदर आते हैं। दूसरा कुछ वायरस जनित होते हैं। इस वायरस को बच्चों हिंदी में क्या कहते हैं, विषाणु कहते हैं, विषाणु। तो वायरस या विषाणु जनित रोग ये भी बच्चों किस श्रेणी में आते हैं, तो ये भी संक्रामक रोग की श्रेणी में आते हैं। और तीसरे नंबर पे आप याद रख सकते हैं कृमि संक्रमण। कृमि संक्रमण से जो बच्चों रोग होते हैं वो भी हम किसके अंदर रखते हैं, संक्रामक रोग की श्रेणी के अंदर रखते हैं। तो आप इन तीनों को अच्छी तरीके से अगर समझते हो देन कोई दिक्कत नहीं है, आप संक्रामक रोग को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं। सबसे फर्स्ट बात करते हैं हम जीवाणु जनित रोग की कि ये जीवाणु जनित रोग क्या होता है। बच्चों देखिए, जीवाणु जैसे कि किसी व्यक्ति को टीबी हो गया, किसी व्यक्ति को क्या हो गया, टीबी हो गया। आप इसको समझने का प्रयत्न करें, मैं कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास कर रहा हूं। किसी व्यक्ति को टीबी हो गया, वो टीबी हुआ बच्चों किसी जीवाणु के कारण, किसी जीवाणु के संपर्क में आने से किसी व्यक्ति को क्या हो गया, टीबी हो गया। जीवाणु का नाम है माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ध्यान देना बच्चों, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक जीवाणु है जिसकी वजह से कौन सा रोग हो जाता है, टीबी रोग हो जाता है। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट आप समझने का प्रयास करें। ये क्या था, जीवाणु, नाम क्या, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, रोग कौन सा हो गया, टीबी रोग हो गया। यानी कि जो ये टीबी रोग है बच्चों, ये टीबी रोग है जीवाणु जनित। जीवाणु जनित क्यों, क्योंकि जीवाणु के कारण फैल रहा है। तो ऐसे रोग जो जीवाणुओं के कारण फैलते हैं, जो जीवाणुओं के संक्रमण के कारण फैलते हैं, वो रोग बच्चों कहलाते हैं जीवाणु जनित रोग। उसी प्रकार से आप इसको समझने का प्रयास करें कि वायरस जनित रोग क्या होता है। तो ऐसे रोग जो वायरस या विषाणु के संक्रमण से फैलते हैं, वायरस या विषाणु जनित रोग कहलाते हैं। ऐसे रोग जो कृमि संक्रमण से फैलते हैं, कृमि से होने वाले रोग कहते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से आप ये समझ सकते हैं। अब मैं यहां पर आपको समझाता हूं कि कौन कौन से रोग हैं जो जीवाणु जनित रोग हैं, कौन कौन से रोग हैं जो वायरस जनित रोग हैं, कौन कौन से रोग हैं जो कृमि संक्रमण से होते हैं। सबसे पहले आपने यहां पे लिख दिया टीबी। टीबी यानी कि क्षय रोग। ये क्षय रोग जो है वो एक प्रकार का जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु से होने वाला रोग है। दूसरा बात करते हैं हम हैजा। हैजा भी एक प्रकार का जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु से होने वाला रोग है। तीसरा हम बात करते हैं
पैचिस व दस्त। पैचिस व दस्त बच्चों ये भी एक जीवाणु से होने वाला रोग है। किस जीवाणु से होता है एग्जाम में पूछा जाता है, तो ई कोलाई एक जीवाणु होता है और इस ई कोलाई जीवाणु के कारण बच्चों कौन सा रोग हो जाता है, दस्त व पैचिस रोग हो जाता है। 4 नंबर पे बच्चों हम बात करते हैं तो 4 नंबर पे आता है टाइफाइड रोग। टाइफाइड रोग एक जीवाणु जनित रोग है और कई बार बच्चे गड़बड़ कर देते हैं और ये वायरस जनित रोग के अंदर लिख के आ जाते हैं, गलत हो जाता है बच्चों। टाइफाइड एक जीवाणु जनित रोग है, न कि एक वायरस जनित रोग है। आप जीवाणु का नाम भी याद रख सकते हो। टाइफाइड रोग होता है साल्मोनेला टाइफी नामक एक जीवाणु के कारण कौन सा रोग, टाइफाइड रोग। तो ये कुछ रोग थे, टीबी, हैजा, पैचिस और टाइफाइड। ये जो रोग है ये किसकी वजह से होते हैं, जीवाणु से होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं जीवाणु जनित रोग। सेकंड हम डिस्कस करेंगे वायरस जनित रोग के बारे में कि वायरस जनित रोग कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पहला रोग कौन सा है वायरस जनित, तो सर्दी जुकाम। सर्दी जुकाम जो कि राइनो वायरस के कारण होता है, बिल्कुल एक सामान्य सा रोग है जो वायरस राइनो वायरस के कारण होता है। सेकंड हम बात करते हैं रेबीज रोग। ये जो रेबीज रोग है बच्चों, ये कुत्ते जब किसी व्यक्ति को कोई कुत्ता काट लेता है, तो कुत्ता काटता है तो कुत्ते के जो लार होती है बच्चों, कुत्ते की लार के अंदर एक रेबीज वायरस होता है और जब ये रेबीज वायरस मनुष्य के खून के संपर्क में आती है तो वो व्यक्ति रेबीज रोग से ग्रसित हो जाता है। इसके बाद बच्चों याद रख लेना, छोटी माता, आपने नाम सुना होगा छोटी माता। छोटी माता का मतलब होता है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स या छोटी माता। अगर किसी व्यक्ति के शरीर पर छोटे छोटे लाल लाल दाने होते हैं, इसका मतलब है उस व्यक्ति को एक रोग है जिसका नाम है चिकन पॉक्स, छोटी माता। तो चिकन पॉक्स या छोटी माता जो है वो एक वायरस जनित रोग है और इस वायरस का नाम बच्चों होता है वेरिसेला जोस्टर, जो आप याद रख सकते हैं। वैसे भी हम एक अच्छी तरीके से और विस्तार पूर्वक आगे की क्लास में पढ़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ तो एक मैं नॉर्मली आपको परिचय दे रहा हूँ जो समझना बिल्कुल ज़्यादा जरूरी है। नंबर 4 पे बात करता हूँ बच्चों, तो खसरा मिजल्स रोग होता है। खसरा मिजल्स रोग होता है। ये खसरा मिजल्स रोग भी एक प्रकार का वायरस या विषाणु जनित रोग होता है। 5 नंबर पे बात करते हैं हम एड्स रोग। एड्स रोग जो है ये भी एक प्रकार का वायरस या विषाणु जनित रोग है और ये HIV वायरस के कारण फैलता है। 6 नंबर पे बात करते हैं बच्चों, तो जो हिपेटाइटिस रोग होता है, हिपेटाइटिस ए रोग, हिपेटाइटिस ए भी एक प्रकार का वायरस जनित रोग है। तो आप इतने याद रख लेना, सर्दी जुकाम, रेबीज, छोटी माता, खसरा मिसल्स, एड्स और हिपेटाइटिस, ये सारे के सारे वायरस के कारण होते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं वायरस जनित रोग कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कृमि संक्रमण से होने वाले रोग। जैसे कि आपने बच्चों एक नाम सुना होगा रोग का, नारू या बाला रोग। बात करें हम बच्चों राजस्थान की, तो सन 2000 से पहले ये वाला जो रोग है नारू या बाला रोग, ये बहुत बड़ी समस्या बन चुका था और 2000 के बाद धीरे धीरे इसके रोगी खत्म होने लगे और वर्तमान समय में इसका कोई भी रोगी नजर नहीं आता। तो नारू या बाला रोग जो होता है वो एक रोग कारक या एक कृमि के कारण होता है जिसका नाम है ड्रैकनकुलस मैंडिनेंसिस। ये आप नाम याद रख सकते हैं, ड्रैकनकुलस, नाम लिख देता हूं यहां पे मैं, ड्रैकनकुलस मैंडिनेंसिस। ये एक रोग कारक है, एक कृमि है जिसके कारण कौन सा रोग हो जाता है, जिसके कारण नारू या बाला रोग हो जाता है। तो यहाँ पे ये रोग हो गया कृमि संक्रमण से। इसके अलावा अगर आपको बच्चों प्लाज्मोडियम जनित रोग याद रखना है, तो प्लाज्मोडियम से आपको पता ही है कौन सा रोग होता है, तो प्लाज्मोडियम से जो रोग होता है, प्लाज्मोडियम मच्छर जो है, इससे जो रोग होता है वो होता है बच्चों मलेरिया। नॉर्मली बात करें हम हैजा की, तो हैजा बच्चों एक वायरस जनित रोग के अंदर आता है। हैजा अगर हम पढ़ें तो ये एक वायरल डिसीज है।
वायरल डिसीज इसलिए वायरस जनित है। किसके कारण होता है? तो मादा एडीज इजिप्टाई मच्छर के कारण होता है, इसलिए इसको हम एक वायरल संक्रमण रोग कहते हैं, एक वायरस जनित रोग की श्रेणी में रखते हैं। तो ये ऑल ऑफ ओवर जो भी हमारे रोग रहते हैं हमारी बुक्स के अंदर, वो मैंने यहाँ से बता दिए कि कौन कौन से रोग हैं और किस किस टाइप से फैलते हैं। वापस से एक बार देख लीजिएगा कि जीवाणु जनित रोग जो हैं, जो जीवाणुओं से फैलते हैं, टीबी, हैजा, पैचिस व दस्त और टाइफाइड, ये वो रोग हैं जो जीवाणुओं से फैलते, इसलिए किसमें रखा? जीवाणु जनित रोग में। सर्दी जुकाम, रेबीज, छोटी माता या चिकन पॉक्स, खसरा, मिजल्स, एड्स, हिपेटाइटिस ए और हैजा, ये वो रोग हैं जो वायरस के कारण फैलते हैं, इसलिए इसको कहाँ रखा? वायरस जनित रोग में रखा। नारू या बाला रोग ड्रैकनकुलस मेनिनेंसिस नामक कृमि से फैलता है, इसलिए इसको कहाँ रखा? कृमि संक्रमण से होने वाले रोग के अंदर रखा। मलेरिया एक ऐसा रोग है जो प्लाज्मोडियम मच्छर के कारण फैलता है, इसलिए इसको कहां पे रखा? प्लाज्मोडियम से फैलने वाले रोगों के अंदर रखा। अगर बात करें हम हैजा की, तो हैजा रोग होता है मादा एडीज इजिप्टाई नामक मच्छर से। तो ये बिल्कुल बच्चों आसान हो गया कि संक्रामक रोग जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं और किस किस तरीके से फैलते हैं। इसके आगे की वीडियो के अंदर मैं पूरा डिस्क्राइब करूंगा कि कौन कौन से रोग हैं, किस किस जीवाणु, विषाणु, कृमि, प्लाज्मोडियम से फैलते हैं, उसके क्या क्या बचाव हो सकते हैं और हम उसके क्या क्या उपचार कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम अगले वाले वीडियो के अंदर पढ़ने का प्रयास करेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो पास के अंदर बेल आइकन की घंटी होगी, उसे भी जरूर दबाते जाएं, क्योंकि जब भी हमारे द्वारा यहाँ पर इसी प्रकार की कोई भी वीडियो अपलोड की जाएंगे तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन में आपके पास पहुंचेगी। लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का, 8वीं क्लास के बेहद प्रिय विद्यार्थियों का एक बार पुनः से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।